Alright. So central dogma. This was given by which scientist? देखो, structure of this DNA was given by Watson and Crick. Very important नाम याद रखना है. तो ये पॉइंट लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीएनए का स्ट्रक्चर था बहुत टाइम तक मिस्ट्री था, बट इसको किसने सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया? वो थे जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. तो लिखो और इन्होंने जो यूज किया था एविडेंस वो किसने दिया था? मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन. मतलब एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है कि काम तो सारा इन्होंने किया था, ये दो वुमेन थी, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन. एक बार लेकिन से वो मॉरिस विल्किन ने जो है अपना डेटा फ्रांसिस क्रिक को दिखाया कि हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए. तो उसको देखकर फ्रांसिस क्रिक एंड वॉटसन को आइडिया आया मे बी डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे हो, डबल हेलिक्स. तो पॉइंट इज दिस, किसने ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया? वो है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. और उसका जो इंफॉर्मेशन थी वो किसकी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थी? एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन. लिखो ये पॉइंट जल्दी से. क्यों लिखा दो और आगे तू भी मैं तो आती है. चलो उसका तो हमें पता है. मैं इधर आया एक्चुअली पानी बहुत आ रहा था. हां सर. तो कौन सा तैर जाना था? ना मेरे को चल जल्दी से नोट कर. पानी डाला. हाँ जी बोलिए. सर ये जो स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था. Yes. जो डाटा था वो मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन का. हाँ ठीक है, मतलब उसके बेस था. ऐसा भी झूठ होगा बोलना कि रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस उस डेटा का कुछ कर पाए. एक्चुअल में उसको रीड या स्टडी जो कर पाए वो वॉटसन एंड क्रिक कर पाए, इसीलिए नोबेल प्राइज नहीं मिला वॉटसन एंड क्रिक. ओके सर. अच्छा, इसके अलावा क्रिक ने एक और चीज समझाई. जब क्रिक को ये स्ट्रक्चर पता चल गया कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, तो क्रिक ने एक और चीज देखी, वो है सेंट्रल डोग्मा. तो किसने प्रपोज किया? अगेन फ्रांसिस क्रिक ने. हु प्रपोज्ड द सेंट्रल डोग्मा? फ्रांसिस क्रिक. ये सेंट्रल डोग्मा है क्या? वो कहते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए हमारी बॉडी में डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है. डीएनए क्या कर सकता है? अपनी कॉपी बना सकता है बाय अ प्रोसेस नोन एज रेप्लिकेशन. डीएनए से डीएनए बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. डीएनए तुम्हें मैं पहले बता चुका हूं, ये हमारा सेल है. सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए. तो डीएनए पहले क्या बनता है? आरएनए. डीएनए से क्या बनता है? आरएनए. आरएनए फिर राइबोसोम के पास जाता है. किसके पास जाता है? राइबोसोम के पास. और वहां से प्रोटीन बनता है. तो राइबोसोम के पास आके देन इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन. तो पॉइंट इज दिस, हमारी जो सेल है उसमें कौन-कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं? पहला, डीएनए से डीएनए बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. डीएनए से आरएनए एमआरएनए बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. तो हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं जो हमें पढ़ने इस चैप्टर में: रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. रेप्लिकेशन किसको बोलते हैं? डीएनए से डीएनए बनना, तो डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन. वो तो एमआरएनए नहीं होगा. हाँ, डीएनए से एमआरएनए बनना प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ठीक है, नहीं समझ आया? कुछ है आ गया? ठीक है. तो Next. आरएनए एमआरएनए अलग होता है? नहीं, आरएनए के बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से एक एमआरएनए है. टीआरएनए भी होता है, आरएनए भी होता है. इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. तो सेंट्रल डोग्मा हमें बस ये बता रहा है कि सेल में डीएनए के साथ क्या होता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन कहां-कहां जाती है, डीएनए से क्या बनता है. क्लियर है पॉइंट? अच्छा, तो लेट अस स्टार्ट विद अच्छा, जो डीएनए होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन होता है. ये हमने पढ़ा था. यस और डीएनए सेल के अंदर थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, और थ्रेड लाइक फॉर्म को बोलते हैं क्रोमैटिन. क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन. एंड दिस थ्रेड लाइक डीएनए देन बिकम रॉड लाइक. क्या बन जाता है? तो उसे बोलते हैं क्रोमोसोम. राइट. क्रोमैटिन में कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो डेंसली पैक्ड होते हैं. कैसे पैक्ड होते हैं?
डेंसली, और कुछ रीजन ऐसे जो लाइटली पैक्ड होते हैं। तो जो लूजली पैक्ड होते हैं और कुछ डेंसली पैक्ड होते हैं, इन दोनों का नाम है। जो डेंसली पैक्ड है उसे बोलते हैं डेंसली पैक्ड एरिया आर कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिक, और जो लूजली पैक्ड एरिया है उसे क्या बोलते हैं? यूक्रोमैटिक। लूजली पैक्ड एरिया है उसे बोलते हैं यूक्रोमैटिक। लिखें डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमैटिक एंड हेटेरोक्रोमैटिक। हम बोल रहे हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ या नहीं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कई जगह पे ज्यादा गट्ठों की तरह वो होता है, पैक्ड होता है, उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? और कई जगह पे वो हल्का होता है और लाइट होता है, लूजली पैक्ड होता है, तो बोलते हैं यूक्रोमैटिन। तो इनमें से एक जगह पर ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है और एक जगह पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। यूक्रोमैटिन पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन कौन सा प्रोसेस था? डीएनए से आरएनए बनना। तो ये हमारा क्रोमैटिन क्या है? डीएनए। क्रोमैटिन क्या है? डीएनए। डीएनए से आरएनए बनना कौन सी जगह पे हो पाएगा? जहां पे बहुत सारा, कौन सी मिठाई की शॉप पे जाना चाहोगे जिसमें बहुत सारी भीड़ हो, जिस पे कम भीड़ हो? जिस पे कम भीड़ हो, बहुत अच्छी मिठाई भी मिले। और पॉइंट इज दिस कि जो ऐसे ही जो हमारा जो आरएनए बनाने वाला एंजाइम है वो वहीं जाना पसंद करता है जहां पे कम भीड़ हो, यानी लूजली पैक्ड एरिया पे। कौन सा लूजली पैक्ड है? यूक्रोमैटिन। और कौन सा डेंसली पैक्ड है? तो इसीलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो दो पॉइंट्स है। अगर क्वेश्चन आ जाए राइट डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, व्हाट विल बी द डिफरेंसेस? फर्स्ट, द रीजन दैट इज डेंसली पैक्ड इज हेटेरोक्रोमैटिन, लूजली पैक्ड इज यूक्रोमैटिन। अच्छा, स्टेन डार्क, किस पे रंग ज्यादा चढ़ता है जब हम उसको स्टेनिंग करते हैं? डार्क डेंस वाले एरिया पे हेटेरोक्रोमैटिन स्टेन डार्क, लूजली यूक्रोमैटिन स्टेन लाइटली, उन पे कलर कम आता है। दो पॉइंट और डिफरेंस। तीसरा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यूक्रोमैटिन, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हेटेरोक्रोमैटिन। 3 पॉइंट्स हो गए डिफरेंस। लिखा कुछ नहीं? लिखो डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, लिखो कॉपी में। डार्क कलर किसमें आता है? हेटेरोक्रोमैटिन। समझ नहीं आया तो दोबारा बताऊं? हाँ तो बोलो। देखो, जो हमारा सेल है, राइट, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है, डीएनए थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है। ये थ्रेड लाइक फॉर्म कई कई जगह पे डेंस है, कई जगह पे लूज है, कई जगह पे डेंसली पैक्ड है, कहीं पे लूज है। तो क्रोमैटिन दो पार्ट्स का है, कई कई जगह पे ये डेंस है, ऐसे एरिया को बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन। जब इसको हम कलर करते हैं, स्टेन डालते हैं, तो ये डार्क कलर आ जाता है। किससे कलर आ जाता है? डार्क। तो ये डार्क कलर का हो जाता है स्टेनिंग के, और ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव माने ये क्योंकि डीएनए, क्रोमैटिन इज एक्चुअली डीएनए, और डीएनए को क्या बनाना होता है? आरएनए। क्या बनाना होता है? एमआरएनए। तो एमआरएनए ये नहीं बना पाता, ठीक है, तो इसे बोले ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जो रीजन लूजली पैक्ड है उस रीजन को बोलते हैं यूक्रोमैटिन। ये रंग कैसा लेगा? डार्क या लाइट? तो इट इज lightly stained and it is transcriptionally active. It is transcriptionally active. हाँ बोले। So you loosely packed that and the smooth state of optimal. हाँ ये बोल सकते हैं कि वो उसमें ऑक्टामर ज्यादा हो गया और वो बहुत पास हो गए, इसलिए वो सारा एक डेंस एरिया बन गया। ठीक है, यहां से थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है। बढ़िया नहीं मिटा दो? अरे तुम्हें तो ये सब कुछ पहले से बताया गया कि एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, पर जो साइंटिस्ट उस समय पे थे उन्हें तो पता ही नहीं था कि सेल होता है, डीएनए होता है, फिर भी उन्हें कुछ रूल्स बनाने होते थे। तो उन्हें ये पता था कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ तो जाता है, इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। तो कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, कौन सा भी याद है इनको? बोल रही थी तो मैं जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो अब आई पूछ रही तो मैं कह रहा हूँ उस साइंटिस्ट जो थे उस समय पे 1928 के आसपास,
ऐसे उस समय पे ये पता था कि जेनेटिक मटेरियल होता है, पेरेंट्स से कुछ ऑफस्प्रिंग में लेके जाता है, पर ये नहीं पता था कि डीएनए होता है, ये नहीं पता था। तो उनके पास कुछ ऑप्शंस थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है या न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। उन्हें नहीं पता कि इनमें से कौन सी चीज पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेके जा रही है अपना जेनेटिक मटेरियल, इंफॉर्मेशन को लेके आ रही है। तो साइंटिस्ट का उस समय पे सर्च करना था जेनेटिक मटेरियल होता क्या। समझ में आएगा? पहला एक्सपेरिमेंट जो था इसका वो था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। कॉपी में बनाओगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, लिखो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल / ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसे आइडिया लगा कि क्या जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या होता है, क्या होता है देखते हैं। ठीक है, चलेगा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ ने, अच्छा देखो, ग्रिफिथ ने कुछ बैक्टीरिया को उगाया। वो एक बैक्टीरिया दो तरह का होता है और वो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये कॉजेस न्यूमोनिया। क्या कॉज करता है? निमोनिया। इसकी दो वैरायटीज हैं। It has two varieties. एक होता है S strain। कौन सा स्ट्रेन? मतलब दो तरह के डॉग्स होते हैं। डॉग्स स्पीशी एक ही है, पर डॉग्स कितनी वैरायटीज होती है। एक स्ट्रीट डॉग होता है, एक घर पे रखने वाला डॉग होता है, एक बहुत अमीरों का डॉग होता है। तो ऐसे डॉग्स की अलग अलग वैरायटी है कि नहीं? तो ऐसे ही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो वैरायटीज है, एक R स्ट्रेन और एक S स्ट्रेन। ये दोनों डॉग्स की तरह अलग अलग वैरायटी है। एक वो घर पे पाल सकते हो और एक तुम्हें ले जाएगा। अच्छा, तो पॉइंट इज दिस कि जो स्मूथ वाला स्ट्रेन है वो स्मूथ स्ट्रेन स्मूथ कॉलोनीज बनाता है। क्या बनाता है? उसको अगर हम ग्लास की पेपर डिश में ग्रो करते हैं तो उसके ऊपर स्मूथ कवरिंग बनती है अच्छी अच्छी, पर ये डेडली है। ये स्मूथ कॉलोनीज बनाता है, बट जो स्मूथ कॉलोनीज बनाता है इट इज वायरुलेंट। वायरुलेंट माने डेडली। अच्छा, ये स्मूथ कॉलोनीज होती है ड्यू टू म्यूकस प्रोडक्शन, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकस नहीं, एक उसके ऊपर कोटिंग होती है ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड मतलब एक कोटिंग की वजह से वो स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं। जहां पे वो रहता है उसके ऊपर एक म्यूकस जैसी कोटिंग होती है जो कि उसे सॉफ्ट स्मूथ रखती है। दूसरा बैक्टीरिया की कॉलोनी इतनी सुंदर नहीं है, वो रफ स्ट्रेन का है। कौन सा स्ट्रेन है? रफ। तो उसकी कॉलोनीज रफ बनती है। ठीक है, नो कोटिंग, इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, एंड इट इज नॉन वायरुलेंट। वायरुलेंट माने मैंने तो बताया था डेडली। वायरुलेंट माने डेडली। कौन सा वाला डॉगी काटने वाला है? R स्ट्रेन। और कौन सा नहीं? तो नॉन डेडली है एक और एक डेडली। माने डेडली वाला लंग्स की इंफेक्शन कॉज कर सकता है और चूहों को भी मार सकता है, इंसानों को भी मार सकता है। तो इसे बोलते हैं S स्ट्रेन, इसे बोलते हैं R स्ट्रेन। बनाओ जल्दी से, बैठ जाते हैं ठीक देखने। अरे पहले आप लिख लो फिर या बदल देते हो। हां, तो हम कैसे? तो स्मूथ कॉलोनीज का मतलब क्या होता है? स्मूथ कॉलोनीज माने उसके ऊपर एक कोटिंग होती है म्यूकस की, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की, तो वो अपीयर करती है स्मूथ। हम देख सकते हैं पेपर डिश में बिना माइक्रोस्कोप के हम पता लगा सकते हैं कि ये स्मूथ स्ट्रेन है या R स्ट्रेन। स्ट्रेप्टोस, STREPTOCOCCUS,
हाँ मुकस आगे वो जो प्री निमोनिया NEPNEUMONIA बढ़िया आपने तो ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने ये दो बैक्टीरिया लिए, एक आर स्ट्रेन का और एक एस स्ट्रेन। कौन सा डेट दी है और कौन सा नॉन डेट दी? सब ने लिए चूहे। बोल रहे हैं? अच्छा तो उसने माइस लिए, क्या लिए? माइस को इंजेक्शन लगाया, और इसके अंदर रखा आर स्ट्रेन। चलो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किसमें डाला? माइस। तो माइस जिंदा या मरेगा? ठीक है, माइस लिव्स, माइस जिंदा, ठीक है। फिर उसने एक और चूहा लिया, चूहे बहुत थे, तुम भी बनाओगे चूहे? चलिए। अच्छा फिर उसने लिया एस स्ट्रेन, क्या लिया? माइस लिव्स, माइस डाइज। ठीक है, फिर उसने क्या किया? ये एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया था एस स्ट्रेन का, कौन सा? एस स्ट्रेन। उसको धूप में, गर्मी में, अच्छा हम वाटर को बॉईल भी करते हैं ताकि बैक्टीरिया मर जाए, मारे ना, तो उसको हीट कर दिया। एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट से किल कर दिया। क्या कर दिया? किल। फिर उसको हीट किल एस स्ट्रेन लिया उसने, heat killed S strain। और ये किसके लगाया? माइस। तो माइस लिव्स या माइस डाइज? माइस लिव्स, क्योंकि बैक्टीरिया मरा हुआ है, तो मरा हुआ बैक्टीरिया में इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता, तो माइस लिव्स। उसने एस स्ट्रेन को हीट किल किया, हीट से किल किया बैक्टीरिया को, और फिर उसको इंजेक्ट किया इन माइस, ठीक है। फिर लास्ट, अब उसने क्या किया? आर स्ट्रेन, इंजेक्शन में दिया उसने आर स्ट्रेन प्लस हीट किल एस स्ट्रेन, ठीक है, और माइस पे डाला। व्हाट डू यू से? माइस लिव, माइस डाइज। क्यों? माइस लिव्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लिव्स, क्योंकि आर स्ट्रेन से जिंदा रहता है, हीट किल एस स्ट्रेन से जिंदा रहता है, तो हीट किल एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिला के डाल दे तो माइस लिव्स या माइस डाइज? माइस। तो ऐसा कैसे हो गया, है ना? तो ये चीज, ये वाला एक्सपेरिमेंट में ये वाली बात, मतलब चूहों को मार रहे थे, ठीक लग रहा था, पर अब मर गया तो बुरा लग रहा है, क्योंकि ये तो नहीं मरना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इसको तो जिंदा रहना चाहिए था, क्योंकि अभी हमने आर स्ट्रेन भी डाला था, हमने एस स्ट्रेन हीट किल भी डाला था, उन दोनों से वो जिंदा था, दोनों को इकट्ठा डाला तो मर गया। चलो जल्दी से बना लो, फिर समझाते हैं।
सारे चूहे डूबे हैं। सर मैं तो जोगर्ट में और से देखा ना। तो आखिरी एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ है कुछ। किसने करे ये एक्सपेरिमेंट? ग्रिफिथ। पकड़ो गड़बड़ नहीं है, यही तो खास चीज समझनी है। तो वो इसका मतलब, अच्छा फिर वो जो मरा हुआ माइस है उसपे से बैक्टीरिया निकाला कि वो मरे माइस में बैक्टीरिया कौन सा है जिसकी वजह से वो मरा, क्या वो आर स्ट्रेन है या वो एस स्ट्रेन है? तो क्या मिला? एस स्ट्रेन। मतलब नहीं मरा हुआ, अच्छा से मार के चुका हुआ, पर वो अच्छे से मरा हुआ जिंदा हो गया। कैसे जिंदा हो गया? क्या मतलब हम कह रहे हैं एस स्ट्रेन तो हीट किल्ड था माया, ठीक है, तो आर स्ट्रेन जिंदा था, आर स्ट्रेन जिंदा था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन था। तो मरे हुए लोग तो जिंदा होते नहीं, तो मरा हुआ बैक्टीरिया भी जिंदा नहीं हो सकता, राइट? तो पॉइंट इज दिस, फिर इस जो माइस मरा वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कैसे मरा और उसके अंदर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया आया कहां से? तो इसका एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है दैट समथिंग, या फिर समथिंग को हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बोल रहे हैं? समथिंग पास्ड ऑन, कुछ तो ऐसा था जो पास ऑन हो गया फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन, किससे पास हुआ? हीट किल्ड एस स्ट्रेन इनटू आर स्ट्रेन, किसमें चला गया वो? आर स्ट्रेन में, जिसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू एस स्ट्रेन। समझे? नहीं, समथिंग पास्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से, होता है ना जैसे पिक्चरों में मरते मरते इंसान कुछ बताते हुए जाता है कि भाई यहाँ पे खजाना है या मैंने भाई ये रखा है, तो ये कुछ अंतिम पलों में एस स्ट्रेन के उन्होंने आर स्ट्रेन को वो इंफॉर्मेशन दे दी। क्या दे दी? इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन वो मरते हुए इंसान की तरह जिसने खजाने का नक्शा दिया है, और वो आर स्ट्रेन को बता गया कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड कैसे बनाना है। क्या बनाना है? याद आया? जो जिसकी वजह से वो डेडली होता था। कौन डेडली होता था? एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन डेडली होता था किस वजह से? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की वजह से। और अच्छा ये प्रूफ कैसे कि आर स्ट्रेन के पास सबको फॉर्मूला है? क्योंकि जब वो माइस, मारे हुए माइस में से हमने बैक्टीरिया निकाला तो वो एस स्ट्रेन का निकला, उसकी स्मूथ क्वालिटीज थी, यानी कि वो मरता हुआ एस स्ट्रेन इसको कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताता गया कि भाई तुम्हारी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। तो एक प्रिंसिपल देके गया उसे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिससे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या बन गया? एस स्ट्रेन। और एस स्ट्रेन तो डेडली होता है, तभी वो मर गया। तभी माइस मर गया। हाँ हाँ तो मतलब हाँ ठीक है, समझ आया? तो हाँ बोलो। सर उसे ये कैसे पता चला कि एस स्ट्रेन है? उसको भी कैसे चला समझा नहीं मैं, इससे बोलो तुम्हारी आवाज सर जो मरा हुआ हमारा माइस था लास्ट केस में, उसमें उसको पता कैसे चला कि एस स्ट्रेन कैसे मरा है? क्योंकि उसको डाइसेक्ट करके उसमें से हमने प्लेट बना ली, देखा कि उसके अंदर कॉलोनीज कौन सी हैं माइस के अंदर। ये वाला भी है। मतलब जो बैक्टीरिया था जिससे मरा को उसे जब निकाला तो एस स्ट्रेन का था। हाँ वो एस स्ट्रेन का था ना, तो जो मरे हुए माइस से हमें बैक्टीरिया मिला। ओके सर। ठीक है, देखो मरी हुई चीजें तो जिंदा नहीं हो सकती, तो वो हीट के एस स्ट्रेन तो नहीं हो सकता, तो कंफर्म वो आर स्ट्रेन था, और आर स्ट्रेन अब एस स्ट्रेन बन गया है। क्या बन गया है? एस स्ट्रेन। तो इसको ट्रांसफॉर्म किसने किया? कोई चीज ने किया, और उस चीज को हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पहला प्रूफ था कि कोई जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या प्रूफ था?
कि कुछ ना कुछ तो जेनेटिक मटेरियल होता है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? जेनेटिक मटेरियल से।